सत्ते में सत्ता और अब सत्ता में सबसे पहले बात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की, जो हर बदलते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। हालात ये हो चुके हैं कि वहां रह रहे 1 करोड़ 31 लाख हिंदू खतरे में हैं, दहशत में हैं। हर वक्त उन्हें मौत का भय सता रहा है। मतलब यह है कि बांग्लादेश में हिंदू खौफ में है, खौफ में हिंदू, और यही है चिंता का बिंदु। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यूनुस सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर कब तक बांग्लादेश में इसी तरह सरेआम हिंदुओं को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, उनके साथ अत्याचार होंगे। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप जानेंगे वहां की सत्ता हिंदू भगाओ योजना चला रही है। मोहम्मद यूनुस सत्ता में यह कहकर आए थे कि बांग्लादेश में विकास करेंगे, बदलाव करेंगे, हालात बेहतर करेंगे, लेकिन हो क्या रहा है यह भी आप देख लीजिए और जान लीजिए। कट्टरपंथियों पर यूनुस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। कहा तो यह भी जा रहा है कि यूनुस सरकार का संरक्षण, पैट्रोनेज इन कट्टरपंथियों को मिला हुआ है। इसी के दम पर हिंदू भगाओ योजना चलाई जा रही है। हिंदू भगाओ योजना के 5 लेवल हैं। सबसे पहले हिंदुओं को धमकी दी जाती है, उसके बाद हिंदुओं के पूजा स्थल, मंदिर, सांस्कृतिक केंद्रों पर हमले किए जाते हैं, और जब इससे भी दहशत नहीं फैलती और इनको संतुष्टि नहीं मिलती तो हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं। चुन चुनकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया जाता है और उसके बाद पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। वहां रह रहे हिंदू व्यापारियों, कलाकारों को परेशान किया जाता है, और जब इससे भी बात नहीं बनती तो हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, जो दीपू चंद्र दास के मामले में भी आपने देखा। यूनुस सरकार पर हिंदुओं के साथ कट्टरता वाले आरोप सिर्फ दूसरे देश के लोग नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वहां के नेता, वहां के लेखक, वहां के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। वीडियो प्रमाण के साथ सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन का वीडियो है। आपने ये वीडियो पहले भी देखा होगा, लेकिन तस्लीमा नसरीन ने इस वीडियो के साथ जो संदेश दिया है वो बहुत अहम है। वहां यूनुस की सत्ता के चरित्र को उजागर करने के लिए यह काफी है। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए। हमलावरों ने पहले घर को बाहर से बंद किया था, उसके बाद पेट्रोल डालकर घर में आग लगा दी थी। किसी तरह इस घर में रह रहे लोगों ने अपनी जान बचाई। सोचिए सोचिए हिंदू बांग्लादेश में कितनी दहशत में है। यह वीडियो इस हकीकत को बयान करने के लिए काफी है। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस वीडियो के साथ कैसे बांग्लादेश के सच को दुनिया के सामने उजागर किया है, देखिए। तस्लीमा नसरीन ने यूनुस सरकार से 4 सवाल भी पूछे हैं। क्या हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा दिया जाएगा? क्या गंभीर घटना को नजरअंदाज ही करते रहेंगे? क्या इसी तरह हिंदुओं को जलकर मरने दिया जाएगा? कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, एक हिंदू परिवार की भी नहीं, एक वीडियो की नहीं, एक व्यक्ति की नहीं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इसे आप 5 दिनों में हुए 5 हमलों से समझ सकते हैं। 18 दिसंबर हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या की गई। 19 दिसंबर को चटगांव में हिंदू घरों को जलाया गया। 20 दिसंबर को हिंदुओं की कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। 22 दिसंबर को कई जगहों पर हिंदुओं पर हमले किए गए। 23 दिसंबर को हिंदू घरों के बाहर धमकी भरे पोस्टर लगाए गए। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत उस्मान हादी की हत्या के बाद हुई थी। कट्टरपंथी वहां की सत्ता पर हावी हो रहे हैं। उस्मान हादी की हत्या के बाद यूनुस सरकार सवालों में है। बांग्लादेश में हिंसा की कई थ्योरी सामने आ रही हैं। एक थ्योरी यह भी है कि चुनाव टालने के लिए यूनुस सरकार ने हादी की हत्या कराई थी। यह दावा उस्मान हादी के भाई ने किया है। यह दावा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में शामिल एक गुट ने अगले साल होने वाले आम चुनाव को टालने के लिए जानबूझकर हादी की हत्या करवाई। तो मोहम्मद यूनुस हिंदू भगाओ योजना चला रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश में कट्टरता फैलाओ योजना चला रहा है। इसे आप शहबाज शरीफ की पार्टी के नेता के एक बयान से भी समझ सकते हैं। इस बयान में पाकिस्तान का दर्द भी है। सोचिए, जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटा, वह अब बांग्लादेश की बैसाखी बनने की बात कर रहा है। हालांकि यह पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी और उनकी पार्टी के नेता, यूथ लीडर कामरान सईद उस्मानी ने कहा है कि बांग्लादेश पर अटैक को पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। वैसे आपको याद होगा, सऊदी के साथ इसी तरह के करार की बात पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन असल में वो करार ही रह गया। वो कभी वजूद में
आता हुआ, इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आया। अब यहां भी एक करार की बात हो रही है कि बांग्लादेश पर हुआ हमला पाकिस्तान पर हुआ हमला माना जाएगा। उनका कहना है कि वो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम भी बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश के साथ है। आप सुनिए और समझिए पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश को गुमराह कर रहा है। और यह बात सच है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान दिखाई देता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें शामिल दिखाई देता है। लेकिन बांग्लादेश भी पाकिस्तान की असलियत से गाफिल नहीं है, वो भी जानता है। यही वजह है कि वहां के नेता पाकिस्तान के लिए इशारों ही इशारों में पैगाम भी दे रहे हैं। बांग्लादेश सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद की बातों को आज शहबाज और मुनीर को कान खोलकर सुनना चाहिए। सालेहुद्दीन अहमद ने कहा है कि बांग्लादेश भारत जैसे पड़ोसी के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता। बांग्लादेश भारत से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस खुद इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक हितों को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। असल में देखा जाए तो इस संदेश में बहुत लोडेड मैसेज पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन उसके लिए समझदारी चाहिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश जिस पाकिस्तान से आजाद हुआ है वो फिर से पाकिस्तान की तरह बन जाए, जहां आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलती हैं, जो दुनिया भर में अपनी आतंक नीति के लिए बदनाम है, और इसके लिए वो हर संभव कोशिश करना चाहता है। पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर आइए आगे बढ़ें और राजनीति की देसी खबरों का रुख करें, जहां राजनीतिक परिस्थितियों ने दो भाइयों को करीब ला दिया है। अब भाई वर्सेस भाई नहीं है, भाई प्लस भाई है। इनके नाम है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। दोनों भाई आज एक साथ मंच पर आए और बीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाई थी। आज 20 वर्षों के बाद बीएमसी चुनाव के लिए दोनों भाई साथ आ गए और नारा दिया, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। यानी अगर अब भी दोनों भाई अलग अलग सियासत करते रहे तो वो बिखर जाएंगे। वैसे तो दोनों करीब 20 वर्षों से बटे हुए थे ही, लेकिन अब दोनों की राजनीतिक स्थिति बिखरने वाली हो गई है। शायद इसीलिए बटेंगे तो बिखरेंगे वाला नारा दिया गया है। हालांकि इसी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों भाइयों ने दो बड़े ऐलान किए। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। जबकि राज ठाकरे ने कहा मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और वो हमारे दल से होगा, हम सब शिव सैनिक हैं। इस ऐलान से क्लियर है कि दोनों भाइयों का फोकस मराठी वोट है। हालांकि इस ऐलान के अलावा इस खास मौके की तस्वीरों में काफी संदेश छिपे हुए हैं, जिसे सत्ता में डिकोड करने की जरूरत भी है। आज दिन की शुरुआत करते हुए पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ही नहीं, बल्कि दोनों भाइयों का परिवार भी मौजूद था। उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे थी, जबकि राज ठाकरे के साथ उनके बेटे और पत्नी मौजूद थी। इन सब के बीच संजय राउत भी मंच पर थे। 5 महीने पहले दोनों भाइयों ने साथ आने का ऐलान किया था, तब वो गले मिले थे। आज फिर साथ आए और बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस तस्वीर और पोस्टर से एक बात और क्लियर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में, जैसा मैंने आपसे कहा, पहले भाई वर्सेस भाई चल रहा था, अब भाई प्लस भाई हो गया है। यानी दोनों मिलकर कई समीकरण बदल सकते हैं और इसका प्रयोग मुंबई से शुरू हो रहा है। एक बार इन दोनों भाइयों को सुनिए, फिर यह भी समझेंगे कि दोनों के साथ आने से बीएमसी चुनाव के राजनीतिक डायनेमिक्स कैसे बदल सकते हैं। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता। ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं, एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून, मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही। शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत। कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय हा नाही सांगणार तुम्हाला। महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत। मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार। विधानसभेच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता, बटेंगे तो कटेंगे,
तसंच मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर का चुकाल तर संपाल, आता जर का फुटाल तर पूर्णपणे संपून जाल. म्हणून परत एकदा तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका. दोनों भाइयों ने साथ आने का ऐलान कर दिया, तो इसे बीएमसी चुनाव में किस तरह के फैक्टर के तौर पर देखा जाए. उद्धव और राज के अलग अलग चुनाव लड़ने से मुंबई के मराठी वोट बढ़ते थे. इस बार ऐसा नहीं होगा. मुंबई में शहरी, गुजराती और उत्तर भारतीय वोटों पर बीजेपी की पकड़ है. ठाकरे भाइयों के साथ आने से बीजेपी की परेशानी बढ़ेगी. एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो खुद को असली शिवसेना बताता है. ठाकरे भाइयों की एकजुटता से शिंदे गुट के वोटों पर असर पड़ेगा. उद्धव और राज ठाकरे दोनों लोकसभा और विधानसभा में हाशिए पर रहे हैं. ये दोनों भाइयों के लिए जो बीएमसी का चुनाव है ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है. शायद इसीलिए दोनों भाई एक साथ आए हैं और दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे. लेकिन बीजेपी और शिवसेना शिंदे कह रहे हैं कि दोनों भाइयों के मिलने को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. इनके साथ आ जाने से कोई बहुत तब्दीली नहीं आने वाली. बड़ा दिन है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और जो भी इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बड़ा दिन है. हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं. ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं. हमारे खिलाफ काम करो, पैसा बांटो, सत्ता का दुरुपयोग करो. मुंबई महानगर पालिका उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ आकर जीतने जा रहे हैं. आज मुंबई में एक 12-13 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई और ये शॉर्ट फिल्म रिलीज होते ही रिजेक्शन में चली गई, बॉक्स ऑफिस में फेल हो गई. मराठी अस्मिता के लिए नहीं, ये दो दल अपनी पक्ष अस्मिता के लिए इकट्ठा हुए हैं, स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं. झूठों के साथ इनको महायुति नहीं कहना चाहिए, इनको महाझूठा गठबंधन कहना चाहिए. हमें पूरा विश्वास है कि ये जो महाझूठा गठबंधन है वो मुंबई में बेनकाब होगा और हमारा अलायंस जो ऐतिहासिक अलायंस बना है वो मुंबई में फिर से बीएमसी पर भगवा लहराएगा. ये कितने दिन साथ में रहेंगे इसका भी भरोसा नहीं है. कितने दिन साथ में रहेंगे एक दूसरे को. तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है, तो वो बातें तो दिल से ही कही है. अभी उस बातों का क्या करेंगे? वो बातें आज नहीं तो कल बाहर आने वाली है. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नासिक, पुणे और भी बहुत सारे जब साथ आ गए हैं तो जीने मरने की कसम खा के आ गए हैं. अब जो होगा देखा जाएगा. बीजेपी कह रही है कि उत्तर भारतीय जो है एक बैनर भी लगा शिवसेना भवन के सामने कि अब बटेंगे तो पिटेंगे. बटेंगे तो भी पिटेंगे और नहीं बटेंगे तो भी पिटेंगे, ये बात पक्की है. असल में यह चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं है बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की लड़ाई है. बीजेपी शिंदे और राज उद्धव दोनों पक्षों के लिए ये बहुत जरूरी है और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुंबई में बीएमसी का वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपए का है, जो देश के कई राज्यों से ज्यादा है. यहां तक कि यह एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है. 1997 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और तब से उसी का मेयर है. महाराष्ट्र के बाद आइए अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां एक जातीय समूह की गुप्त बैठक की बड़ी चर्चा है. इस बैठक की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि कुछ महीने पहले यूपी में अलग अलग दलों के राजपूत विधायकों की एक बैठक हुई थी. इसे कुटुंब नाम दिया गया था. कल एक बैठक ब्राह्मण समाज के विधायकों की हुई. इस आयोजन को सहभोज का नाम दिया गया, जो कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ में मौजूद सरकारी आवास पर आयोजित हुई. इस बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 35 से 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए, जिनमें ज्यादातर बीजेपी के थे, लेकिन दूसरे दलों के ब्राह्मण नेता भी इसमें पहुंचे. बैठक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रही. इस बैठक में विधायकों के लिए खाने पीने के मेन्यू में लिट्टी चोखा और फल थे, लेकिन राजनीति के मेन्यू में क्या था इस पर सबकी नजर है. सूत्रों के मुताबिक राजनीति के मेन्यू में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा का मुद्दा हावी रहा. यह भी चर्चा हुई कि ठाकुर, पिछड़ी और दलित जातियां सशक्त हुई हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज पीछे छूटा है. ब्राह्मणों की आवाज को दबाया जा रहा है और मुद्दों को अनदेखा किया जा रहा है. यूपी विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 बीजेपी के हैं. ऐसे में यह बैठक बीजेपी और योगी सरकार के लिए नई चुनौती बन सकती है. हालांकि इस बैठक में मौजूद विधायकों का कहना था कि एक सामान्य बैठक थी, इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए.
किसी के भी मिलने जुलने को, किसी के बैठने को, आपस में ये भाईचारा है। और लोग अगर कोई किसी को अपने दरवाजे बुलाता है, चाय पे बुलाता है, बैठता है, तो मुझको नहीं लगता कि हर बात में ऐसी चीज़ों को जोड़ना, ज़बरदस्ती जोड़ना उचित नहीं है। कह रहे हैं कि सभी दलों को उसमें जो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अपना समाज, सर्व समाज जो बिखर रहा है, बिखरने न पाए, एकजुट होकर अपने बच्चे संस्कारित रहें। हमारे पूर्वज रामकृष्ण थे, उनके संस्कार पर चलने का काम करना। एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। ऐसा किसी भी तरह से वो नहीं था। सर्व समाज को दिशा निर्देश देने का काम हम लोग करते हैं और करेंगे। ब्राह्मण समाज को अनेक समुदायों द्वारा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की बात मैं करता हूँ, सभी समुदायों द्वारा इस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाता है, आरोपित किया जाता है और अपमानित भी किया जाता है। तो इन सब विषयों को लेकर के चर्चा हुई और ऐसा कोई विशेष राजनीतिक विषय नहीं था। मेरे पास ना आमंत्रण आया था ना आएगा। ये तो मलाई खाने वालों के खिलाफ बैठक थी। वो जिनको दर्द है ना वो सह पा रहे हैं, ना कह पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने दर्द को उकेरने के लिए संभवतः ये बैठक बुलाई थी। हालांकि विपक्ष को इसमें मौका दिख रहा है। वो कह रहा है कि बीजेपी जाति आधारित राजनीति करती है और ऐसी बैठकें ये बात साबित करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात। चश्मा गलत है लेकिन उद्देश्य गलत नहीं है। लोग मिलते हैं, उसको मिलने का कार्यक्रम करना चाहिए, इसको हम कोई गलत नहीं मानते। नहीं, इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। सर्व समाज के लिए काम होने चाहिए। मेरा यही कहना है कि इन चीज़ों से ऊपर उठ के प्रदेश का, देश का सोचना चाहिए। अरे होते रहते हैं। हम कह रहे हैं कि आज के दिन हमारे पार्टी के विधायक हैं, फिर भी अपने जाति में ब्राह्मण तो है ना, तो हर आदमी को ब्राह्मण है तो अपने बैठक में तो जाने का उनका अधिकार है। जाति का कहीं भी किसी पार्टी में रहे, उससे क्या मतलब है? भाई देखिए, जातियों का नेतृत्व करने वाले लोग अगर समाज की भलाई चाहते हैं तो निश्चित है कि उनको अब मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। मेरी बैठक हुई तो उसका क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं। आइए सत्ता में आगे बढ़ते हैं और अरावली पर्वतमाला पर हो रहे हंगामे की बात करते हैं। अरावली की नई परिभाषा को लेकर राजस्थान के कई जिलों में अभी आंदोलन चल ही रहा है। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि अरावली मुद्दे पर केंद्र सरकार पूरा सच नहीं बोल रही। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अरावली को कोई खतरा नहीं है। अभी अरावली में सिर्फ 0.19% इलाके में ही माइनिंग होनी है। 20% हिस्सा पहले से ही संरक्षित है और आगे भी सभी नियमों का पालन किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। अरावली पर केंद्र सरकार का पूरा पक्ष इस एक्सक्लूसिव रील में। ऑर्डर का जो डायरेक्शन है, मैं तो पैराग्राफ नंबर 50 में है। पहला, अरावली में कोई न्यू माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। नंबर दूसरा, हर जिले का साइंटिफिक माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनेगा। तीसरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान को ICFRE, जो फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन की सबसे बड़ी संस्था है, वो अप्रूव करेगी। तो अब ये भी कंफ्यूजन है कि इसकी मेजरमेंट एक्चुअली कैसे होगी, क्योंकि दो तरह की बातें हो रही हैं कि एक तो समुद्र तल से ऊंचाई नापने की बात और दूसरे उसके आसपास के टेरेन से जो निचला हिस्सा है उससे नापना। अब आप सुनिए, ये जहां पर माइनिंग देगी केवल उसके लिए है। ये कहाँ के लिए? माइनिंग के लिए। लेकिन अरावली के क्षेत्र में जो बड़ा एरिया जो है, लगभग 20% से ज़्यादा का एरिया तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रिजर्व में है। जो 2% वाटर बॉडीज़ हैं उसमें भी जो रामसर साइट्स है उसका 500 मीटर प्रतिबंधित है। जो 20% फॉरेस्ट एरिया है जिसमें लैंड भी आता है, सारा आता है, उसका भी 1 किलोमीटर तक ESZ है। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि इवन पूरे अरावली क्षेत्र में आज भी जो माइनिंग है वो 0.19% पे है।
जहाँ तक सरकार की बात है, जजमेंट का आप पैराग्राफ पढ़िए, उसमें उन्होंने सरकार के ग्रीन अरावली इनिशिएटिव को अच्छा बताया है, कमेटी के कार्यों की सराहना करी है। तो इस सब को सर, ये विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, 26 तारीख को जयपुर में एक मार्च निकालने की बात भी की जा रही है, साथ में जो एनवायरनमेंट से कंसर्न रखने वाले डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो डेथ वारंट तक इसको कह रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं। मैं मानता हूं जो राज्य सरकार, क्योंकि फॉरेस्ट की ऑनरशिप राज्य सरकार के पास होती है, उनको स्ट्रिक्ट इसमें एक्शन लेने चाहिए। मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, अरावली के प्रोटेक्शन के पूरे नियमों का पालन किया जाएगा। हम ग्रीन अरावली के लिए, प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। किसी भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस में किसी भी कहते हैं ना, कोई कहता है रियल एस्टेट को, कोई कहता है इसको, किसी का कोई इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये पूरी के तरीके से अरावली के संरक्षण के लिए है। जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस रूल्स हैं, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस रूल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ के रूल्स हैं, वो सब स्ट्रिक्टली हम लोग पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। और सत्ता में उस सफलता की बात जो वजनदार है, और इस सफलता के प्रायोजक हैं इसरो, यानी भारतीय स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आज इसरो ने जो किया है वो दुनिया के उन देशों को चुभा होगा जो कभी स्पेस वाले एलीट क्लब से इसरो को बाहर बताते थे, लेकिन हमारे देश की इस एजेंसी ने फिर साबित कर दिया कि वो स्पेस की सत्ता की धुरंधर है। इसी पर आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए एक वजनदार कुंजी तैयार की है। इसके लिए पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आज सुबह 8:54 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आई, जिसमें इसरो के लिए सफलता की इबारत दिखाई दी। आज इसरो ने 6100 किलोग्राम के एक अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 3, जो दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट है। और इस भारी भरकम सैटेलाइट को इसरो ने LVM-3M6 रॉकेट से लॉन्च कर दिया। इसकी विशेष बात यह है कि भारत से इसे लॉन्च किया गया और यह अब तक का सबसे वजनदार सैटेलाइट है। स्पेस में वजन का प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। स्पेस में जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, जो टेक्निक इस्तेमाल होती है, उसका वजन कम से कम रखा जाता है ताकि वो आराम से स्पेस तक पहुंच सके और साथ ही लागत और चुनौतियां भी कम हो। इसीलिए ज्यादा वजन ले जाना किसी भी एजेंसी के लिए एक चैलेंज होता है, और ये जो चैलेंज का चक्रव्यूह है उसको भेदने का महारथी इसरो बन चुका है। अब समझिए अमेरिका का जो सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है वो क्या करेगा। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और इसकी मदद से वहां भी मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी जहां ग्राउंड नेटवर्क नहीं है। इसके जरिए धरती पर कहीं से भी वीडियो कॉल की जा सकेगी, साथ ही बगैर टावर 4G और 5G वॉइस कॉल, मैसेजिंग और डेटा सेवाएं भी मिलेंगी। इसी सैटेलाइट के जरिए दूर दराज के इलाकों में, समुद्रों और पहाड़ों में भी मोबाइल नेटवर्क पहुंचेगा। Extremely happy to announce that LVM-3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Blue Bird Block 2 communication satellite in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. तो इसके बाद अंतरिक्ष में भारी सैटेलाइट भेजने वाले एलीट क्लब में इसरो शामिल हो गया है। इससे पहले इस क्लब में अमेरिका की SpaceX और नासा एजेंसी थी। इसके अलावा इस लिस्ट में रूस की रोसकॉस्मोस, यूरोप की ESA एरियन और चीन की CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का नाम था, लेकिन अब हमारा इसरो भी इस क्लब का हिस्सा है। वैसे आप सोच रहे होंगे अमेरिका के पास खुद नासा जैसी एजेंसी है, तो फिर उसने भारत के इसरो को मिशन के लिए क्यों चुना। तो असल में यह लॉन्च मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल के बीच में कॉमर्शियल समझौते का हिस्सा था। लेकिन इसरो को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह है जिसने नासा और दुनिया की बाकी एजेंसियों को सीखने के लिए मजबूर किया है। यह है कम पैसे में बड़ी कामयाबी का फॉर्मूला। यही वजह है कि वर्ष 1969 में बनी हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अब कॉमर्शियल लॉन्चिंग की बादशाह बन चुकी है। इससे कम लागत में सैटेलाइट्स लॉन्च करने और मिशन को पूरा करने में महारत हासिल है। वर्ष 2024 तक 60 वर्षों में करीब 35 देशों के 420 से ज्यादा सैटेलाइट्स इसरो लॉन्च कर चुका है। सिर्फ पिछले 5 वर्षों में ही इसरो ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, और इन मिशंस में इसरो की सफलता का स्ट्राइक रेट है 80% से ज्यादा। इसीलिए हमने इसरो को नाम दिया है स्पेस की सत्ता का धुरंधर।
और सत्ता में अब बात देश के उन दो भगोड़ों की जो करोड़ों रुपए का घोटाला करके विदेश में बेशर्मी के ठहाके लगा रहे हैं। ललित मोदी और विजय माल्या, जिनका एक वीडियो वायरल है जिसमें ललित मोदी खुद को और माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े कह रहे हैं। यह वीडियो माल्या की जन्मदिन की पार्टी का है। इसे ललित मोदी ने खुद पोस्ट किया है और लिखा है, चलो फिर से इंटरनेट हिला देता हूं, खास तौर से मीडिया वालों के लिए, तो जलन के साथ देखते रहिए। ललित मोदी का यह बयान और ठहाके भारतीय व्यवस्था पर है। ये ठहाके उस सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं जो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये दोनों जिस तरह हंस रहे हैं वैसे ही कई फिल्मों में विलेन व्यवस्था पर हंसता है। वो हंसी ही सिस्टम पर सबसे बड़ी चोट है। यहां भी हंसी उसी व्यवस्था पर चोट है जिसकी गिरफ्त से ये दोनों अभी तक दूर हैं। वैसे विजय माल्या और ललित मोदी के परिवार में तमाम ऐसे लोग होंगे जो अपराधी नहीं हैं, जो ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, मेहनत से पैसा कमाया और टैक्स भी दिया। उन्होंने सम्मानित नागरिक की तरह हर वो फर्ज निभाया होगा जो किसी नागरिक को निभाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी माल्या और ललित मोदी के कर्मों की वजह से शर्मिंदा होते होंगे। जब वो कहीं जाते होंगे तो लोग उनसे भी सवाल करते होंगे। दूसरों की नजरें उनको कुछ अलग तरीके से देखती होंगी। इसके जिम्मेदार भी माल्या और ललित मोदी ही हैं। तो ये ठहाके सिस्टम के लिए तो हैं ही, उनके अपनों पर भी हैं। इन ठहाकों का बोझ इनके अपनों को भी जरूर महसूस होता होगा। हालांकि उम्मीद यही की जानी चाहिए कि कटाक्ष से भरी इस कुटिल हंसी का जवाब जल्द मिलेगा। अब कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने वाला एक और पटाखेदार वीडियो आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। गुजरात के सूरत में एक उद्योगपति दीपक इजारदार ने ट्रैफिक रोककर बीच सड़क खूब पटाखे फोड़े। अपने बेटे का बर्थडे सड़क पर सेलिब्रेट करने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। खूब बम पटाखे थे, कैमरे का इंतजाम था, सड़क का पूरा हिस्सा घेर लिया गया और पूरे रुतबे और ठसक के साथ सड़क पर दिखाई दिए। इसके लिए उनके साथ कुछ बाउंसर्स भी मौजूद थे। और फिर क्या था, उन्होंने नियम कानूनों को अपने पैरों तले रखा, आसमान में आतिशबाजी शुरू कर दी। इस दौरान किसी ने हॉर्न बजाकर परेशान किया तो उसे धमकी दी गई। बात यहीं तक नहीं थी। जब उद्योगपति से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुद को सेलिब्रिटी करार दिया। सेलिब्रिटी हूं इसलिए टारगेट किया जा रहा है। अगर 5 मिनट के लिए ट्रैफिक रोककर पटाखे फोड़ दिए तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। यानी पहले इस बिजनेसमैन ने ट्रैफिक रोका और फिर अकड़ दिखाई। इस उद्योगपति को क्यों लगा कि वो सेलिब्रिटी है? सेलिब्रिटी होने के नाते वो ट्रैफिक को रोक सकता है? उसे दूसरों के सामान्य जीवन के सामने बैरिकेड लगाने का लाइसेंस किसने दिया? इस तरह के पटाखा छाप सेलिब्रिटी से आप भी सावधान रहें। वैसे ये कुछ भी करते हों, इन्हें इतना गुरूर नहीं होना चाहिए। सेलिब्रिटी होने का अर्थ ये नहीं होता। जो सेलिब्रिटी बनता है उसकी नैतिक जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। बहुत सावधानी से अपना जीवन जीना होता है। वो सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन करता है, इस बात का ख्याल रखता है कि कहीं जनता के बीच उसकी कोई बुरी छवि ना चली जाए। लेकिन ये पटाखा छाप सेलिब्रिटी, इन्हें ये नहीं दिख रहा कि वो उन्हीं पटाखों के साथ अपनी छवि भी जलाते जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने। सत्ता में अरावली को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अरावली में कोई भी खनन नहीं होगा। सभी खनन पट्टे प्रतिबंधित। संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। केंद्र सरकार संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की रक्षा करेगी। सभी खनन पट्टे प्रतिबंधित। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश रंजन, तो पहले ये जो बात कही जा रही थी कि कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी, इसके साथ जो एग्जिस्टिंग माइनिंग लीज हैं क्या वो भी निरस्त की जाएंगी? तो बिल्कुल देखिए, अभी सरकार की ओर से एक बयान जारी किया गया है और सीधे तौर पर उस बयान में जो बातें लिखी गई है और उसके मुताबिक यही है कि अरावली रेंज में जो नई माइनिंग लीज है वो पूरी तरह से बैन कर दी गई है, प्रतिबंधित अब हो गया है। दिल्ली से गुजरात तक जो पूरी अरावली की पर्वतमाला है वहां पर किसी भी तरह की नई खनन लीज को पूरी तरह से रोक दिया गया है। और ये जो प्रतिबंध है पूरे अरावली लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा। जहां ऊंचे पहाड़ हैं, जहां नीचे पहाड़ हैं, हर जगह जो लैंडस्केप है उस पर ये नियम समान रूप से लागू होगा। और इसके अलावा ICFRE जो है उसको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सस्टेनेबल माइनिंग के लिए साइंस बेस्ड प्लान ICFRE तैयार करेगा और उसके बाद सरकार इस मसले पर आगे बढ़ेगी। ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनिवार्यतः खनन के नियम में लागू किया जाएगा। ये भी जानकारी दी गई है कि अरावली की रक्षा करने में
केंद्र सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। और बीच में जो बातें सामने आ रही थी मीडिया और सोशल मीडिया में, जो तमाम तरह की चीजें बताई जा रही थी अरावली संरक्षण को लेकर। बहुत धन्यवाद रजनीश। अब ये हूटर इशारा कर रहा है कि आपसे और लंबी जानकारी मैं नहीं ले सकता, तो किसी भी तरह का खनन पट्टा प्रतिबंधित हो गया है। सरकार का ये बड़ा फैसला, और इसके साथ और भी इससे जुड़े हुए जो इम्प्लीकेशंस हैं आगे बुलेटिन में आपको बताएंगे। आज सत्ता में इतना ही। सभी न्यूज मित्रों से ये गुजारिश, सत्ता की आज की न्यूज रील ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।